सो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल। चलिए हम लोग रिज्यूम करते हैं अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज को, जो हम लोग बहुत दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी कुछ क्लासेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एंड आई ऑलवेज वांटेड यू पीपल कि आप उनको एक साथ देखें। तो एक दिन के अंदर हम लोग ने ऑलमोस्ट 3 टाइप की क्लासेस कर ली हैं और आज की भी जो क्लास है वो उसका कंटिन्यूएशन है। सैम्पलिंग हम लोग ने स्टार्ट की थी, जहां पे हम लोग ने आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देख लिया है। सैंपल होता क्या है, पॉपुलेशन क्या होती है, हम लोग ने ये सब देख लिया है। आज की क्लास भी हमारी कल की क्लास का कंटिन्यूएशन है। सो इफ यू आर समवन और अ न्यू पर्सन ऑन माय चैनल हु हैवंट वॉच्ड द सैम्पलिंग पार्ट्स नंबर 1, तो उसको जरूर से जाके देखिएगा, क्योंकि उसी के बाद आपको ये क्लास समझ में आएगी एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट द टॉपिक्स वेरी वेरी वेल एंड आप उसको कभी भी भूलेंगे नहीं। सेम कल की ही तरह हम लोग थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सैंपल होता क्या है। आप सभी लोग कभी ना कभी अपना ब्लड टेस्ट कराने गए हैं एंड वहां पे हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि पूरे शरीर का ब्लड ना निकाल के हम लोग उस ब्लड का एक छोटा सा सैंपल निकलवाते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से आपके पूरे ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एंड इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि रिसर्च में भी आपकी कोई रिसर्च आपको बैठानी है, कुछ जानना है, तो आप पूरी पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं। आप एक डिफाइंड पॉपुलेशन में से एक सबसेट या सब एग्रीगेट निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सैंपल। ठीक है, तो ये हम लोग को कुछ चीजें पता है। सैम्पलिंग टाइप्स हम लोग ने देखे हैं कि 2 प्रकार के हमारे सैम्पलिंग टाइप्स है, जहां पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारा पहला टाइप है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारा दूसरा टाइप है। पहले टाइप की जो चीज हम लोग ने पढ़ी थी, फ्रेज पढ़ा था हम लोग ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपल के अंदर हर पर्टिकुलर पर्सन के चूज होने की या फिर सैंपल बनने की एक बराबर चांस होती है। वहीं पे आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देयर आर नो इक्वल चांसेस। हम लोग ने ये भी जाना था कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है सैंपलिंग, वो हम लोग की क्वांटिटेटिव होती है, तभी वो हम लोग को वैलिड रिजल्ट देती है। आज की क्लास में आपको पता चलेगा कि आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्वालिटेटिव होती है। एंड व्हेन आई से क्वालिटेटिव, आप लोग को तुरंत दिमाग में आ जाता है कि क्वालिटेटिव जो होती है वो अपने बायसेस, पर्सनल ओपिनियंस, अपनी पसंद को साथ में लेके चलती है। यहां पे आपका रिजल्ट वैलिड या इनवैलिड भी हो सकता है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ये 4 टाइप्स देखे थे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जहां पे आपके किसी हर पर्सन की इक्वल चांस होती है सिलेक्ट होने की। देन हम लोग ने सिस्टमैटिक सैंपलिंग को देखा था, जहां पे हम लोग ने देखा था कि nth मेंबर को आप सिस्टमैटिक एंड ऑर्डर तरीके से पहचानते हो और सैंपल बनाते हो। देन स्ट्रैटिफाइड सैंपल के अंदर हम लोग ने देखा था कि आपका जो रिसर्चर होगा वो किसी न किसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्ट्रैटास बनाता है एंड यहाँ पे आपकी जो मिक्सचर, जो पॉपुलेशन होती है, वो आपकी हेट्रोजिनस होती है। देन 4th पॉइंट के अंदर हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग में देखा था, यहां पे जो गुच्छा होता है वो ऑलरेडी आपका इंटैक्ट होता है, तैयार होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। कल की क्लास में हम लोग ने ये सारी चीजें की थी एंड फिर से हम लोग ने रिवाइज कर लिया, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम लोग स्ट्रेट चलेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, जो कि हम लोग के सामने है और कह रही है कि दिस टाइप ऑफ सैंपल is easier and cheaper to access but it has higher risk of sampling bias। हम लोग ने स्टार्टिंग में ही जब इस चीज को देख लिया कि हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्वालिटेटिव सैंपलिंग होती है एंड पिछली क्लासेस जितने बच्चों ने कनेक्ट करते हुए पढ़ाई की है उनको अब समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी कि क्वांटिटेटिव एक हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती है जो हमेशा वैलिड होती है, वेयर एज जो आपकी क्वालिटेटिव होती है वो ओपिनियंस एंड आपकी डिजायर्स एंड आपके बाइसेस के बेस पे होती है एंड हेंस यहाँ पे आपका जो रिजल्ट निकलता है, जो रिसर्च होती है, वो इतनी ज्यादा विश्वसनीय नहीं होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड इन exploratory and qualitative research. In these types of research, the aim is not to test a hypothesis about a broad population, but to develop an initial understanding of a small or an under-researched population. क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आप किसी ऐसे टॉपिक के लिए इस्तेमाल करोगे बेटा जहां पे आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है एंड देन उसके फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना है।
वेयर एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च, ये दोनों साथ मिलके किसी ऐसे टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में आपको मात्र जानना है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको उसके बारे में कोई खास ऐसी थीसिस या फिर कोई रिपोर्ट राइटिंग उसकी नहीं बनानी है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन से हमारे टाइप्स हैं जो हम लोग को लर्न करने हैं। पॉइंट नंबर 1, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई मुझे इस सैम्पलिंग में पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है, सैंपल बनाना आसान है। मुझे अगर पूरे एक रिसर्च करनी है कि कितने की जो स्कूल्स होते हैं वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे किस तरीके से एक साल के अंदर पास होकर निकलते हैं, उनके सिलेबस स्ट्रक्चर को समझना है, तो क्या मैं दुनिया के हर स्कूल में जाके देखूंगी या फिर मेरे बगल में पीछे गली में एक स्कूल है वहीं पे मैं चली जाऊंगी? जाहिर सी बात है मैं वहीं चली जाऊंगी। तो इसको कहते हैं आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जहां पे आप हाई स्टैंडर्डाइज सैम्पलिंग को मद्देनजर में ना रखते हुए आपको जितना बनता है कि यार बगल में स्कूल है वहीं पे मैं रिसर्च करके आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अ कन्वीनियंस sample simply includes the individuals who happen to be most accessible to the researcher। रिसर्चर के घर के बगल में आपका ये स्कूल है, वो वहां पे जाके रिसर्च करके चला आएगा, उसको पता चल जाएगा। दूसरी है आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग। वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका कोई ना कोई पर्पस इन्वॉल्व होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना है, मेरा इसको जानने का ये पर्पस है, तो यहाँ पे आप पर्पसिव सैम्पलिंग यूज करोगे। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे जो आपका रिसर्चर होगा ना बेटा, वो अपनी एक्सपर्टीज या अपने अकॉर्डिंग ही उस सैंपल को चूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन वो स्टैंडर्डाइज्ड सैंपलिंग का इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको लगेगा कि मैं इसको उठा के सैंपल बना लेता हूं, मैं इसके ऊपर जांच कर लेता हूं। तो यहाँ पे आपका जो जजमेंट होता है रिसर्चर का, वो थोड़ा सा बायस्ड होता है। दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग ऑल्सो नोन एज जजमेंट सैंपलिंग इन्वॉल्व्स द रिसर्चर यूजिंग देयर एक्सपर्टीज टू सिलेक्ट अ सैंपल दैट इज मोस्ट यूजफुल टू द पर्पस ऑफ द रिसर्चर। अगर आपके रिसर्चर को गंजेपन के ऊपर रिसर्च करनी है तो वो अपने आसपास जो चाचा हैं, जो उसके दादा होंगे, अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग चाचा दादा को पकड़ लेंगे और उनके गंजेपन पे क्या करेंगे, रिसर्च कर लेंगे। तो ये उनका पर्पस उनको मिल गया। ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग। आप सब लोग ने पिक्चरों में कभी ना कभी देखा होगा या आप किसी ठंडी जगह, बर्फ वाली जगह गए होंगे कि आपकी जो स्नो होती है उसका गोला बनाओ एंड उसको अगर बर्फ में फेंक दो तो वो धीरे धीरे आपकी बड़ी होती चली जाती है। जितनी स्लोप में वो नीचे चली जाती है, एक आपकी जो स्नोबॉल होती है वो नीचे जाते जाते बड़ी होती जाती है, क्योंकि वो बाकी स्नो को भी कलेक्ट करती हुई चली जाती है। सेम यही चीज आपकी यहाँ पे हो रही है स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर। आपका 1% पहले कनेक्शन में आता है रिसर्चर के, फिर उसी पर्सन को ही आपका रिसर्चर कहता है कि जाओ तुम थोड़ा और किसी और को जाके ले आओ। सपोज कि आपके रिसर्चर को नीली आंखों वाले इंसान के ऊपर क्या करनी है, रिसर्च करनी है। उसका एक दोस्त है वो नीली आंखों वाला है, तो वो बोलेगा कि यार तुम नीली आंखों वाले, तुम एक सैंपल मिल गए, क्या मुझे और सैंपल मिल जाएंगे? तो ये पर्सन बोलेगा कि हाँ मेरे खानदान में और भी लोगों की नीली आंखें हैं, तो ये उसको लेके आएगा। अब खानदान से नीली आंखें चली आ रही है तो ये दोनों जो पर्सन होंगे वो और दो नीली आंखें वालों को अपने से ले आएंगे। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्ट करता है, दूसरा पर्सन 4 और लोगों को ले आता है। इसको हम लोग कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। बहुत सिंपल है। इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एक्सेस, स्नोबॉल सैंपलिंग कैन बी यूज्ड टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स वाया अदर पार्टिसिपेंट्स। भाई नीली आंख वाला अगर आपको रिसर्च करनी है तो वो रिसर्चर कहां से इतनी सारी नीली आंख वाला पर्सन लेके आएगा? लेकिन अनुवांशिक होती है ये, आपकी जेनेटिक होती है, आपकी आई का कलर होना। तो अगर एक पर्सन मिल जाता है तो उसके परिवार में वो और आपके नीली आंख वालों को ढूंढ के ला सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, कोटा सैंपलिंग। भाई कोटा सैंपलिंग तो सबको पता है, हम लोग के कोटा लगे रहते हैं कि एससी वाले को इतने परसेंटेज हमारे आए हैं, हमारे एसटी वालों को इतने आए हैं, ओबीसी को, जनरल को, मतलब हमारा एक प्री डिटरमाइंड नंबर वहां पे ऑलरेडी सेट होता है, उसको हम लोग कोटा सैंपलिंग कहते हैं। अब क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है तो कोटा में आपका बायसेस कैसे लग जाता है, यहाँ पे रिसर्चर अपने बायसेस के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर आपकी पॉपुलेशन में से इंसानों को पसंद करता है।
करता है, मतलब चूज करता है कि मुझे ये जानना है कि लड़कियां कितना परेशान करती हैं लड़कों को, तो आपका जो रिसर्चर है वो यहाँ पे बायसेस लगाएगा और कहेगा कि मैं ये डेटा कलेक्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ हमारे मैरिड लड़कों से, ना कि अनमैरिड लड़कों से। अब ये बात ही अपने आप में बायस वाली हो गई, भाई लड़कियां तो सभी को परेशान करती हैं। इसको देखने के बाद आप लोग परेशान ना हो जाना, ये एक एग्जाम्पल है कि आपका ये जानना, जैसे दिखाया जाता है हम लोगों मूवीज में, कॉमेडीज में, कि भाई लड़के परेशान रहते हैं लड़कियों से, एंड स्पेशली मैरिड कपल्स जो मैरिड हस्बैंड्स होते हैं, तो आपका रिसर्चर बोलेगा कि नहीं मैं मैरिड लड़कों को ही अपना सैंपल लूंगा और जो मुझे बताएंगे कि लड़कियां कितना परेशान करती हैं या उनकी वाइफ्स। तो ये एक बायस्ड टाइप की आपकी प्री डिटरमाइंड सैंपलिंग का तरीका होगा। कोटा सैंपलिंग रिलाइज ऑन द नॉन रैंडम सैंपलिंग ऑफ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ प्रपोर्शन ऑफ यूनिट्स। बस इतना सा आपको याद रखना है, यहीं पे खत्म हो जाता है। हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कि कन्वीनियंस सैंपलिंग हम लोग का कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता है, पर्पसिव सैंपलिंग बेटा यहाँ पे आपके रिसर्चर की एक्सपर्टीज लगती है, मतलब वो बायस्ड होता है। दूसरी बात कि उसका पर्पस क्लियर होता है कि मुझे किस पर्टिकुलर लोगों के ऊपर काम करना है। देन स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर देख पा रहे हो, एक पर्सन तक जाएगा, वही एक पर्सन आपका और 3 पर्सन तक उसको लेके जाएगा। कोटा सैंपलिंग के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसको अपना एक प्री डिटरमाइंड आइडिया सेट होता है कि नहीं यार मैं सिर्फ मैरिड कपल्स को उठाऊंगा, मैरिड मेल्स को उठाऊंगा, उसका यहाँ पे बायसेस लगा होता है। ठीक है, तो कन्वीनियंस में आप लोग ने यहाँ पे फोटो में देखा कि इसके आसपास जो दिख रहे थे, आसपास वाले इंसान को ही पकड़ लिया। पर्पसिव सैंपलिंग में इसके अगेंस्ट बायसेस के अकॉर्डिंग है, जो इसका पर्पस है उसके अकॉर्डिंग इसने चूज कर लिया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखेंगे, बट उससे पहले ये एक चार्ट थोड़ा सा हम लोग को मिला था, आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस फॉर यू। आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम लोग ने सिंपल रैंडम सैंपलिंग को पढ़ा था, हम लोग ने इसके बाद नंबर 2 पढ़ा था सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये इंडिविजुअल वाले थे। देन स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग हम लोग के ग्रुप वाले थे और इसके अपने अपने वो थे, ये 4 हम लोग ने पढ़ा था। आपका बहुत काफी सारे और टाइप्स के आते हैं एंड कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ नाम भी पूछा जाता है, तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, इसको याद रखना। नॉन प्रोबेबिलिटी में हम लोग ने सबसे पहले देखा हमारा कन्वीनियंस सैंपलिंग, उसके बाद जजमेंट सैंपलिंग। बेटा परेशान ना होना, जजमेंट सैंपलिंग इज ऑल्सो नोन एज योर पर्पसिव सैंपलिंग। ठीक है, देन है हम लोग की थर्ड स्नोबॉल सैंपलिंग, फोर्थ है हम लोग की कोटा सैंपलिंग। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस को, एंड देखना आज आप लोग के क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनेंगे। अगर आपने कल की क्लास बहुत अच्छी तरीके से की है तो आज आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे और ये टॉपिक आज यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द काइंड ऑफ सैंपल दैट इज सिंपली अवेलेबल टू द रिसर्चर by virtue of its accessibility is known as very simple question। आपको ये टाइप बताना है, इसमें से कौन सा वो रिसर्च का टाइप है जो बहुत आसानी से आपको एक्सेसिबल होता है, बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। भाई कमेंट करना सारे बच्चे स्टार्ट कर दें ताकि हम लोग देख पाए कि बच्चे कितना कॉन्फिडेंट हुए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो आई होप आप लोग ने आंसर कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल इसका आंसर था कन्वीनियंस सैंपलिंग, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो होता है हमारा बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे देखो सैंपलिंग मेथड्स हम लोग से पूछे हुए हैं एंड दूसरी तरफ हम लोग के प्रोसीजर्स इन्वॉल्व पूछे हुए हैं। एक सेकंड, आपको पूरा दिखना चाहिए, आई होप अब आपको पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको मेरा तरीका पता है कि यहां से ना जाके हम लोग क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, द फर्स्ट मेंबर इज यूज्ड एज एन इंफॉर्मेंट टू आइडेंटिफाई द अदर, द प्रोसेस गोज ऑन लाइक दिस। बहुत बहुत ईजी है, हम लोग ने अभी अभी पढ़ा है। वो कौन सा हमारा टाइप होता है जहां पे एक पर्सन आपको और आगे 2 पर्सन के पास लेके जाता है, वो 2 पर्सन आपको आगे और 4 के पास लेके जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, जो कि मेरा बन जाता है D का 1। अब मैं ढूंढूंगी कि मेरा D का 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, तो ये है मेरा आंसर। फिर भी हम लोग अगले स्टेप पे जाएंगे और देखेंगे द यूनिट्स आर चोजन इंटैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिंग्स। भाई मेरे कीवर्ड्स आई होप आप लोग के काम आ रहे होंगे। वर्ड आ गया इंटैक्ट और
बिल्कुल अच्छी तरीके से मुझे याद है कि मैंने इंटैक्ट वर्ड कहाँ पढ़ा था, मैंने क्लस्टर सैंपलिंग में पढ़ा था। और मैं देखूंगी कि सी का 2 क्या मुझे वही राइट वाले ऑप्शन में मिल रहा है, हाँ जी बिल्कुल मुझे मिल रहा है। तो आंख बंद करके क्या बन जाता है, ये सेकेंड ऑप्शन ही मेरा आंसर बन जाता है। बट स्टिल हम लोग आगे भी पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, The units are chosen from defined groups या levels randomly। अब यहाँ पे बोला है कि आपकी जो यूनिट्स होती हैं उनको ग्रुप्स में से रैंडमली निकाला जाता है। तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, रैंडमली का मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और ग्रुप्स की बात की गई है तो या तो ये स्ट्रैटिफाइड होगा या तो ये क्लस्टर होगा। क्लस्टर तो हमारा हो चुका है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। बहुत ही सीधा साफ आपको कीवर्ड्स के जरिए चुटकियों में आंसर निकलते हैं। आपका फोर्थ पॉइंट है द यूनिट्स आर चोजन बाय गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस। हम लोग ने सबसे पहला प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर पढ़ा था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हर इंडिविजुअल को प्रॉपर चांस मिलती है एंड ए का 4 बन जाता है। कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जो हम लोग ने पढ़ा है नेट ने सेम वैसे वर्डिंग्स पे आपके क्वेश्चंस बनाए हैं एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और इसी क्वेश्चन के जरिए आप लोगों को पता लग जाता है कि आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप लर्न करने पड़ेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी के 4 टाइप आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। तो याद करो और बताना अपने आंसर्स, कमेंट करना स्टार्ट कर दो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपके कौन सा टाइप आएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा एंड लग रहा होगा तो लाइक भी करके जाना है एंड कमेंट भी करके जाना है कि मैम मुझे सैम्पलिंग इतने अच्छे तरीके से आ गया जितना मुझे आज तक नहीं आता था, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे नोट्स बन गए हैं एंड अब कभी भी मेरा क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होने वाला है। इतने शॉर्ट तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये है आपका आंसर। नॉन प्रोबेबिलिटी आपकी सैम्पलिंग, क्वालिटेटिव आपकी सैम्पलिंग, बायसेस के बेस पे आपकी सैम्पलिंग, आपकी जजमेंटल सैम्पलिंग या फिर आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, देन हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, देन हमारी लास्ट में कोटा सैम्पलिंग होती है। हमारा जो क्लस्टर है और हमारा सिस्टमैटिक है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगेन वी हैव अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां पे हम लोग से स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, डायमेंशनल। अब डायमेंशनल तो हम लोग ने नहीं पढ़ा था, देखते हैं हम लोग को कीवर्ड्स के जरिए अपना क्या आंसर मिलता है। पॉइंट नंबर 1 आप सबको पता है कि करने का तरीका क्या है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा ऊपर कर दें कि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, ओके। आपका नंबर 1 है द यूनिट्स मेंबर्स आर चोजन टू रिप्रेजेंट वेरियस एरियाज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफाइन। अब मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। परेशान नहीं होना है कि यार क्या होगा, मुझे तो आ नहीं रहा है। नर्वस नहीं होना है आपको एग्जाम में। आगे के ऑप्शन का देखो, जहां कीवर्ड मिलेगा आपका निकल आएगा, परेशान मत होना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे। Every unit has independent and equal chance of being picked up। भाई ये तो मैंने पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है कहाँ पे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर पढ़ा है एंड टू बी मोर स्पेसिफिक मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पढ़ा है। मैं ढूंढूंगी कि क्या यहाँ मुझे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग दिख रहा है, अरे बाप रे यहाँ पे तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ही नहीं। तो भाई ये यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, कंफ्यूजन है। अभी हम लोग इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे, द यूनिट्स आर ग्रुप्स एंड आर चोजन इंटैक्ट। बात खत्म, इंटैक्ट मुझे मिल गया एंड इंटैक्ट कहाँ पे मुझे लेकर जाता है, मुझे सीधा लेके जाएगा क्लस्टर सैम्पलिंग के पास। और मैं देखूंगी कि बी का थर्ड ऑप्शन कहाँ है। बी का थर्ड ऑप्शन ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। फोर्थ ऑप्शन मेरा बी का थर्ड है, लेकिन अभी भी मैं पक्की नहीं हो सकती हूँ, इसलिए मैं अपने आखिरी वाले पॉइंट को देखूंगी। The members are selected using the interval obtained n by n। The n is aggregate and बाकी सब aggregate। हम लोग ने पढ़ा था कि कौन सा ऐसा टाइप होता है जो nth टर्म को इस्तेमाल करता है, वो है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो C का हमारा आंसर हो जाता है 4। मैं अपने उसी आंसर में जाके देखूंगी जहां पे मुझे कहाँ बी का थर्ड मिला था, मतलब कि 4 वाला। क्या C का 4 भी है?
ये देखो, ये बिल्कुल सही बैठ जाता है और यही मेरा आंसर है। मुझे बाकी तो नहीं समझ में आए, हो सकता था मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन हो ही नहीं सकता है। आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा जहां पे आपको कीवर्ड्स नहीं मिले। मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं है जहां पे आपको रिलेटेड वर्ड्स ना मिले। तो देखो, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो अगर बच्चों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे परेशान। इस क्वेश्चन को करेंगे 10-15 बार, पढ़ेंगे, ढूंढेंगे क्या होगा क्या होगा, तुक्का मारेंगे सही बैठा तो नहीं, वरना वो गलत करके चले आएंगे। आपको परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, मेरी बातों को याद रखना, आगे बढ़ना। एक ना एक पॉइंट आपको कीवर्ड वाला जरूर मिलेगा। एंड हम लोग को अपने पेपर 1 का ज्ञाता नहीं बनना है, पेपर पास करना है भैया हम लोग को। हम लोग ये आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। A college teacher intends to study the problems of latecomers। आपकी एक टीचर है, वो ओवरऑल उसकी क्लास में बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं इसके बारे में वो जानना चाहती हैं। आपकी विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड विल बी अप्रोप्रिएट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज होगी? क्या आपके उन बच्चों की स्ट्रैटाज या कैटेगरी बनी हुई है, या फिर रैंडम सैम्पलिंग इस्तेमाल होगी कि टीचर उसमें से किसी को भी उठा के आपका सैंपल बना लेंगी? वो बच्चा जो डेली टाइम पे आता है क्या उसको भी उठा लेंगी? क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग का तो मतलब ये होता है कि हर बच्चे का इक्वल चांस होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या पर्पसिव सैम्पलिंग होगी? हमारी टीचर जी का पर्पस क्लियर है कि जो बच्चे लेट कमर आते हैं उन्हीं को हम लोग को पकड़ना है, तो हाँ ये हो सकता है। या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग होगी कि ऑलरेडी गुच्छा बना हुआ है, रोज वही वही बच्चे आपके लेट होते हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आपका जो लेट कमर्स की जो संख्या है वो इंटैक्ट है, वो प्री डिटरमाइंड है और रोज वही बच्चे आपके लेट होते हैं। तो तीनों गलत हो जाते हैं। आंसर मेरा सही बैठ जाएगा पर्पसिव सैम्पलिंग, जहां पे टीचर आपकी बायसेस या फिर अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो लेट कमर उस दिन आया है अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उसको उठा के रिसर्च मार देगी कि भाई ये बच्चे क्यों लेट आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप सब लोग को? चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखेंगे। आइडेंटिफाई सैम्पलिंग प्रोसीजर्स इन विच यूनिट्स आर चोजन गिविंग एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। भाई या तो क्वेश्चन में पूछा जाता था कि प्रोबेबिलिटी वाले ढूंढो, या तो पूछा जाता था नॉन प्रोबेबिलिटी वाले ढूंढो। अब मैं कैसे समझूं कि मुझे इसमें से कौन सा ढूंढना है? भाई बिल्कुल आसान है इसको ढूंढना, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो की फ्रेज है वो क्या है कि सबको इक्वल चांस मिलता है आपके सिलेक्ट होने का। इसी से मुझे समझ में आ गया कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। जितने भी बच्चों ने इस तरीके से पढ़ाई नहीं की होगी वो इस क्वेश्चन में आके फंस जाएंगे कि यार ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी चूज करूं या मैं नॉन प्रोबेबिलिटी चूज करूं। आप सबको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो प्रोबेबिलिटी भाई ढूंढना स्टार्ट कर दो। ये क्वेश्चन आपके लिए आसान बना दिया है, डेसिफर कर दिया है। आंसर आप लोग ढूंढ के दे दीजिए कि इसके अंदर क्या होगा। भाई आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एज वेल एज योर कमेंट्स कि आप लोग मुझे बताएं कि मैम हम लोग को इतना मजा आ रहा है और इतनी अच्छी तरीके से ये डिफिकल्ट टॉपिक हम लोग निकाल लिया। ट्रस्ट में जब मैं अपने टाइम पे इनको सैम्पलिंग को पढ़ती थी मेरा दिमाग घूम गया था, मेरे क्वेश्चंस ही नहीं निकलते थे। प्रोबेबिलिटी होगा, ये होगा, वो होगा, कभी समझ नहीं आता था। बट नाउ आई कैन से कि मेरे बच्चे इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे एंड सबको बीट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर को देखेंगे हम लोग की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम लोग की कौन सी है? BDNE हमारा आंसर है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है हम लोग की, रैंडम सैम्पलिंग है, देन सिस्टमैटिक आपकी सैम्पलिंग है। कौन सी हम लोग की सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वाली रह गई जो यहाँ पे नहीं दी हुई है? क्लस्टर सैम्पलिंग। बात खत्म। ठीक है, कॉन्फिडेंट? आई होप सारे बच्चे कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे, मजा आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इन रिसर्च आर नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड। अब देखो क्वेश्चंस बार बार इसको लाने का यही मेरा एम था कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी से बहुत डीप में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उनके नाम मात्र भी आप लोग ने याद कर लिए एंड सबके अंदर क्या क्या था आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। एंड इससे हर साल आपका 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाना एंड आंसर करो भाई, बताओ कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसमें से कौन सी है? बताइए। कभी कभी फील होता है कि हम लोग के ही तरह हम लोग को किसी ने पढ़ाया होता तो हम लोग कभी पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाता, बट नेवरदलेस इट्स नेवर टू लेट। एंड कभी भी तय आप इंसान को हारने से नहीं डरना चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ एंड दिस इज नॉट जस्ट
फॉर नेट मैंने इतने एग्जाम्स दिए हैं ना अपनी ज़िंदगी में कि अब एग्ज़ाम दे दे के मुझे ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा सीख मिल चुकी है, लोगों की, रिलेटिव्स की, एंड दुनिया में कितनी चीज़ें कठिन होती है, क्या सच है क्या झूठ है, एंड बहुत सारा ज्ञान एक पढ़ाई करने वाले बच्चे को अपनी पढ़ाई करने की जर्नी में पता लगता है, खुद के भी बारे में और दुनिया के भी बारे में। जब आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे हम लोग कभी इस पे भी एक क्लास कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का आंसर। अगेन हम लोग का डायमेंशनल सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देन हम लोग का जजमेंट सैम्पलिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू कि इसको हम लोग पर्पसिव सैम्पलिंग भी आपका कहते हैं, देन है बेटा आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर था और इसी के साथ हम लोग ने क्वेश्चन सारे लगा लिए। आपके सामने और भी क्वेश्चंस अगर आएंगे, लगाना अच्छे से निकल जाएंगे तो अच्छी बात, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आके पूछ सकते हैं, जैसे हमारे सारे बच्चे पूछते हैं। कोई भी क्वेश्चन उनको नहीं समझ में आता है वो लोग पोस्ट करते हैं, फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए एक क्वेश्चन के जरिए वो कॉन्सेप्ट। अच्छा लगा हो ये वीडियो और अच्छा लगता हो ओवरऑल तो लाइक कर देना, देन शेयर कर देना अपने बाकी दोस्तों के साथ जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी दिखाओ भाई कि इतनी इजी तरीके से भी पढ़ाई की जा सकती है। एंड आपके मन में बड़े अच्छे अच्छे अगर विचार आ रहे हो तो आप कमेंट भी करके जा सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को इफ यू वांट टू फॉलो दिस सीरीज अप टिल द एंड एंड प्रिपेयर लाइक दिस इन द मोस्ट इजीएस्ट मैनर। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके एक पिंड आपका पोल डला हुआ है, वहां पे जाके पोल कर सकते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे। सो यू कैन गो एंड ज्वाइन एंड पोल योर ओपिनियन। ओके, सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चंस के साथ पढ़ाई करेंगे। बाय।